जय हिंद। आज देखते हैं बायोलॉजी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ लूसेंट साइंस बायोलॉजी MCQ। पहला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत यानी फंडामेंटल यूनिट, महत्वपूर्ण यूनिट क्या है? आंसर होगा कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। ऑप्शन नंबर ए यानी कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? कौन सा सही है नहीं है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के बारे में हमको देखना है तो कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, गलत। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, गलत। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी नहीं होगा। सभी देवतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है, ये सही है। देखिए ये गलत है क्वेश्चन के अनुसार से, लेकिन ये रियलिटी में सही है। ये बी भी क्या है? क्वेश्चन के अनुसार से गलत है लेकिन रियलिटी में सही है। सी भी क्वेश्चन के अनुसार से गलत है लेकिन रियलिटी में सही है। और ये डी जो है रियलिटी में गलत है लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से यही सही है। थर्ड नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा कोशिकांग, कोशिका का जो अंग है, कोशिकांग यानी कोशिका का जो अंग है पादप कोशिका में पाया जाता है। जो पादप कोशिका में है पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देख लेते हैं फोर्थ नंबर, कोशिका के जीवन अंश, कोशिका के जो जीवित अंश है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका को जीवित अंश है, जीव द्रव्य कहलाता है। कोशिका को जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल कोशिका द्रव्य से, ऑप्शन नंबर बी केवल केंद्रक द्रव्य से, ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन कोशिकांग से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा कोशिकांग से। ये जो है सेल, इसके अंदर जो ये लिक्विड फॉर्म में जो पाया जाता है इस प्रोटोप्लाज्म में जीव द्रव्य जिसको बोलते हैं। ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज, डी जल। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर जल। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? नहीं, नाभिक केंद्रक नहीं होता है। मूल रोम कोशिका, बी लाल रक्त कोशिका, सी प्लेटलेट, डी मोनोसाइट। 23 में नहीं होता है। कोशिका मोनोप्लास्ट कोशिका में नाभिक नहीं पाया जाता है। 7 नंबर, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहते हैं? ऑप्शन ए लाइसोजोम, बी राइजोजोम, सी डिक्टोसोम्स, डी फैंगोसोम्स। ऑप्शन ए इसको आत्मघाती थैली बोलते हैं या बैग। ये मृत कोशिका को मार डालता है। 8 नंबर, निम्नलिखित कोशिका अंग
अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? मतलब अर्धपारगम मतलब पूरा आर पार दिखाई नहीं दे, उसको अर्धपारगम्य कहते हैं। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, डी केंद्रक। कोशिका झिल्ली ऑप्शन नंबर ए आंसर। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य है यानी सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल। इसे हम पूरा नहीं देख सकते हैं कोशिका द्रव। नाइन नंबर, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट, कोशिका का पावर प्लांट? ए गोल्जी बॉडी, बी माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया आंसर हो गया। सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम होगा नहीं। गोल्जी बॉडी पानी को इकट्ठा करता है। लाइसोसोम कोशिका को, मृत कोशिका को मारता है, मृत कोशिका को मारता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। 10 नंबर, कोशिका का शक्ति स्रोत? सेम माइटोकॉन्ड्रिया आंसर होगा। कोशिका के शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया। बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोशिका का शक्ति स्रोत, कोशिका भित्ति होगा नहीं, राइजोसोम होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस तो होगा नहीं, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति स्रोत, कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? जो मानव का जो शरीर है उसके किस कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, बी यकृत, सी मांसपेशी कोशिका, डी श्वेत रक्त कोशिका। तो किस में नहीं पाया जाता है पूछा है कि कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी में नहीं पाया जाता है। रेड ब्लड कार्पलस, आरबीसी नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर ए आंसर। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? कोशिका का नियंत्रक देखिए, ये कोशिका हो गया, बीच में न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक। सब कहाँ से कंट्रोल होता है? न्यूक्लियस से। अगल बगल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, सब अगल बगल में, लेकिन न्यूक्लियस केंद्रक में होता है। न्यूक्लियस को निम्नलिखित कोशिका नियंत्रक केंद्र है केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, यहीं से सारा कंट्रोल होता है। तो आंसर हो गया हमारा केंद्रक। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। बी में है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा होगा नहीं। सी में लाइसोसोम, ये भी नहीं होगा। डी में क्रोमोसोम, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो गया? ए। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? माइक्रो यानी बहुत छोटी सी जो जीवित कोशिका है, इस निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए बैक्टीरियम, ऑप्शन बी ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी वायरस। तो ऑप्शन सी आंसर। देखिए, सूक्ष्मतम यानी माइक्रो मतलब बहुत छोटा, तो माइकोप्लाज्मा, सूक्ष्मतम माइकोप्लाज्मा, ये है जीवित कोशिका। देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल्य प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गैर एल्बुमिन, बी हिस्टोन, सी गैर हिस्टोन, डी एल्बुमिन। तो ऑप्शन होगा हिस्टोन। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल्य प्रोटीन से है उसको हिस्टोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोन। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल्य प्रोटीन से है, हिस्टोन। क्या बोलते हैं? हिस्टोन। देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर से। किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में, कोशिका का जो अंग समूह है उसमें डीएनए होता है? ऑप्शन ए सूत्रकणिका, केंद्रक, हरित लवक।
सूत्रकणिका, गोल्जी काय केंद्रक, सूत्रकणिका, जीवद्रव कला केंद्रक। ऑप्शन डी हरित लवक केंद्रक राइबोसोम। ऑप्शन ए आंसर राइट आंसर ऑप्शन ए सूत्रकणिका, केंद्रक एवं हरित लवक, इसमें डीएनए होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए की पॉलीन्यूक्लिक ओटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? ऑप्शन ए एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा और फॉस्फेट समूह। ऑप्शन बी एक नाइट्रोजनी क्षारक, राइबोसोम शर्करा और फॉस्फेट समूह। ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। ऑप्शन डी केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट समूह। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह है। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियाइड श्रृंखला क्या है? पॉलीन्यूक्लियाइड श्रृंखला में समाविष्ट होता है नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, फॉस्फेट समूह। क्वेश्चन नंबर 17। चिकनी अंतद्रव्यी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। जो चिकनी अंतद्रव्यी जालिका है उसके अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी लिपिड संश्लेषण, ऑप्शन डी जैव अणुओं का भंडारण, ऑप्शन डी विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है? डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। डीएनए में मौजूद रहता है, डीएनए में रहता है लेकिन आरएनए में नहीं रहता है। डीएनए में रहता है लेकिन आरएनए में नहीं रहता है। देख ऑप्शन नंबर ए थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। देख एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। डीएनए मौजूद रहता है, थाइमिन भी डीएनए मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में नहीं रहता है। ये चारों डीएनए में थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन डीएनए मौजूद होता है लेकिन थाइमिन ये आरएनए में नहीं रहता है। थाइमिन आरएनए में नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आरएनए का प्राथमिक कार्य ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी प्रतिकृति बनाना, ऑप्शन डी अनुवाद करना। तो जाहिर सी बात है प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम्स। ऑप्शन नंबर ए डीएनए, ऑप्शन नंबर बी आरएनए, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम क्या आता है? आरएनए होता है। राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम क्या होता है? आरएनए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आरएनए आंसर। 21 नंबर देख लेते हैं। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन, जेनेटोलॉजी। जीन को क्या बोल, जीन के अध्ययन को जेनेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय झिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी कोशिका कला में, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम में, ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्रों में। तो अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्र में। जीन गुणसूत्र का निर्धारण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए जैकब तथा मोनोड, ऑप्शन नंबर बी वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन नंबर सी एच.सी. खुराना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक। राइट आंसर ऑप्शन वाटसन एंड क्रिक। 23 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक हॉफफिशर, ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड कोसेल, अल्ब्रेक्ट कोसेल, ऑप्शन नंबर सी फोबोस लेवेने, ऑप्शन नंबर डी वाटसन एंड क्रिक।
तो फ्रेडरिक हॉफ्सफिशर ने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फ्रेडरिक हॉफ्समिशर ने डीएनए को अलग किया था। ये देखते हैं 25 नंबर, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं किसे, यानी बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्थिर वैद्युत बल द्वारा, ऑप्शन डी वांडर वाल्स बलों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। डीएनए 2 स्ट्रैंड किससे बंधे होते हैं, बॉन्ड हाइड्रोजन। 25 नंबर क्वेश्चन, डीएनए की एक तंतुगक्ष स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी डीएनए के एक तंतुगक्ष स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक जो सूचना प्रतिरूपण किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी अनुलेखन, ऑप्शन नंबर सी प्रतिक्रियन, ऑप्शन नंबर डी उत्परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुलेखन। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए मिलर, ऑप्शन नंबर बी खुराना, ऑप्शन नंबर डी डिवरीज ने, ऑप्शन नंबर डी केल्विन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका खुराना। डीएनए का संश्लेषण सबसे बड़े प्रयोगशाला में किसने किया था, खुराना जी। 27 नंबर क्वेश्चन, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए माता पिता, बी बलात्कारी, ऑप्शन नंबर सी चोर, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग माता पिता, चोर, बलात्कारी, प्रयुक्त सभी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर एंजाइम, बी हार्मोन, सी आरएनए, डी डीएनए। तो सही आंसर डीएनए। डीएनए से ही अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण होता है, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। यानी पुरुष में कौन कौन सा गुणसूत्र होता है वो देखना है। XO, XXX, CXX, D XY। सिंपल से ये सबको पता होगा, XY। अब देख लेते हैं 30 नंबर, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा। बालक क्या है, बॉय है, लड़का है, तो लड़का में कौन सा होगा, पुरुष का X, स्त्री का X। ऑप्शन नंबर बी पुरुष का X, स्त्री का Y। ऑप्शन नंबर सी पुरुष का Y, स्त्री का X। ऑप्शन नंबर डी पुरुष Y और स्त्री का Y। ये तो देखिए X तो होगा नहीं, X पुरुष का X है और स्त्री का Y होता नहीं है। देखिए पुरुष का होता है XY, स्त्री का होता है XX। तो स्त्री का X इसमें आएगा नहीं, इसी में से होता है। जब X और पुरुष का X आता है तो ये होता है गर्ल, पुरुष का Y आता है और इसका X आता है, स्त्री का X, तो ये होता है बॉय। इसी को बोलते हैं XY। तो देख लें स्त्री का Y नहीं होगा। देखिए पुरुष का Y, यानी इसमें क्या आया, पुरुष का Y आया, स्त्री का X, क्योंकि स्त्री का दोनों का X ही होता है, पुरुष का XY होता है। तो स्त्री का X नहीं आएगा, पुरुष का Y आएगा, स्त्री का X आएगा। ये सही है, ये ऑप्शन नंबर ए में XX है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी पुरुष का Y आएगा, ये सही है। स्त्री का Y आएगा तो स्त्री का Y होता नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पुरुष का Y, स्त्री का X, उसी को बोलते हैं XY। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए यहाँ से शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार से सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए केवल समसूत्रण, ऑप्शन नंबर बी केवल अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर सी माइटोसिस और
मियोसिस दोनों। ऑप्शन नंबर डी, नौ समसूत्रण और नहीं अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका सही आंसर केवल समसूत्रण होता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार से सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण। समसूत्रण। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं। देखिए ये मेल और ये फीमेल, ये इसका होता है एक्स वाई, इसका होता है एक्स एक्स, इसका एक्स आएगा और इसका एक्स आएगा, तो ये मिल के बनेगा गर्ल। अगर इसका एक्स आया, हमेशा एक्स आएगा फीमेल का, और इसका मेल का वाई आया था, ये हो गया वाई एक्स, तो ये होगा बॉय। ठीक है, अब इसमें कुछ और होता है, कुछ कंडीशन देख लेते हैं। और ट्रांसजेंडर का, किसका? ट्रांसजेंडर का। देखिए इसमें 22 + 22 44 क्रोमोसोम +2 ये होता है ऑटोसोम। सेम फीमेल में 22 + 22 44, ये हो गया ऑटोसोम, +2 होता है, ये होता है ऑलोसोम। ऑलोसोम, इसमें भी +2, ये ऑलोसोम, तो टोटल इसका हो गया 46, इसका भी टोटल 46। ठीक है, शरीर निर्माण में काम आता है जो ऑलोसोम होता है, ये ऑलोसोम, ये जेंडर लिंग निर्धारण में, ये भी, ये दोनों ऑलोसोम लिंग निर्धारण में। और ये 44 होता है शरीर निर्माण में। 44 क्या होता है? शरीर निर्माण में। 44 शरीर निर्माण में। अब इसमें कुछ होता है, जैसे देखिए शरीर में कुछ विकृति होता है। ठीक है, शरीर में कुछ विकृति, यहाँ पे देखते हैं फिर से, मेल और फीमेल, ऑटोसोम ऑलोसोम। ठीक है, 80 ऑटोसोम ऑलोसोम, तो ये हो गया 44। ये 2 ये जेंडर के लिए, ये शरीर के लिए। उसी तरह इसका भी 44 ऑटोसोम +2 ऑलोसोम। ठीक है, ये जेंडर के लिए, ये शरीर के लिए। अब इसमें से 22 आएगा, 22 ये हो गया 44। इसमें से 1 1 2, टोटल कितना चाहिए? 46, तो 46 हो गया। ये 2 जेंडर के लिए, और ये 22 + 22 44, ये शरीर के लिए। 2 + 2 1 + 1 जेंडर निर्धारण के लिए, और शरीर निर्धारण के लिए 22 + 22 ऑटोसोम, और ये हो गया ऑलोसोम। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। हम देखते हैं इसमें जिस ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं, जिसमें पुरुष का गुण होता है और किसमें महिला का गुण होता है। तो यहाँ से हम फिर से बना लेते हैं सिर्फ जेंडर वाला। XY मेल, फीमेल का XX। तो देखिए अगर मेल का, ये हो गया मेल का और ये फीमेल का, अगर मेल का दोनों एक साथ आ जाए,
मेल का दोनों एक साथ आ जाए 40+, ये तो 40+ नहीं लिखेंगे तो भी समझिएगा क्योंकि ये जेंडर का बात हो रहा है। और 44 प्लस यानी 44 ये शरीर के लिए सब में आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जेंडर का बात हो रहा है, इसलिए जेंडर के लिए हम ऑलोसोम का बात कर रहे हैं। तो XY मेल और फीमेल का XX, और जब मेल का दोनों एक साथ आएगा XY और फीमेल का सिर्फ एक सिंगल X आएगा तो ये हो जाएगा XYX। तब देखिए इसमें कौन ज़्यादा है, XY भारी पड़ेगा, तो यानी ये जो ट्रांसजेंडर बनेंगे, ट्रांसजेंडर, इसमें किसका ज़्यादा गुण रहेगा, पुरुष का गुण ज़्यादा रहेगा। ठीक है, देखिए वहीं अगर मेल का सिर्फ Y है और फीमेल का दोनों आ जाए तो ये भी ट्रांसजेंडर होगा, लेकिन इसमें महिला का गुण ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये पुरुष का सिर्फ Y आया और महिला का दोनों आ गया तो ये ट्रांसजेंडर होगा, लेकिन महिला का गुण होगा। उसी तरह देखते हैं, अगर पुरुष का सिर्फ X आए और महिला का दोनों XX आ जाए, दोनों क्या क्या XX। अब देखिए ये भी महिला का, ये भी महिला का, यानी ये महिला का ज़्यादा इसमें लक्षण रहेगा, महिला का ज़्यादा लक्षण रहेगा। पुरुष का X आए और महिला का दोनों XX आ जाए तो इसमें महिला का ज़्यादा गुण रहेगा, प्रॉपर फीमेल का गुण रहेगा। और देखिए, और मेल का XY आए और फीमेल का X तो ट्रांसजेंडर यानी पुरुष का गुण रहेगा। और मेल का Y आए और फीमेल का दोनों X आ जाए तो इसमें ट्रांसजेंडर होगा, लेकिन महिला का गुण होगा। और देखिए मेल का X आ जाए और फीमेल का दोनों X आ जाए तो ये प्रॉपर फीमेल ट्रांसजेंडर होगी। ठीक है, यहाँ तक हम समझ लिए। अब देख लेते हैं कुछ विकृति, इसको नेक्स्ट में बनाते हैं। विकृति शरीर से विकृति होते हैं, यहाँ पे अब जेंडर का कोई काम नहीं है, इसमें ऑटोसोम का काम है। जैसे मेल फीमेल ऑटोसोम का काम है इसमें, इसका 44, इसका भी ऑटोसोम 44। ठीक है, तो ये दोनों 22 होगा। देखिए कभी क्या होता है, इस मेल का 22 आया, फीमेल का 21 आ गया, तो ये दोनों मिलकर कितना हुआ 43। तो यहाँ से अपंगता आती है, अपंगता शरीर में अपंगता आती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में ये पुरुष का 22 आया, महिला का कभी 23 आ गया, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 45। तो ये किसका गुण है, छांगूर का गुण है, इसका छांगूर का गुण है। जब ऑटोसोम में एक में 22 आए, दूसरा में 23 आ जाए, दोनों मिलकर 45 हो जाए तो छांगूर, एक में 22 आए, दूसरा में 21 आए, दोनों मिलकर हो जाए 43 यानी 43, तो अपंगता आती है। ऑटोसोम मतलब शरीर में विकृति। यहाँ तक देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 31 तक हो गया था। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग करते हैं, तो केवल समसूत्रण का करते हैं। 32 नंबर देख लेते हैं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अंतरावस्था से, ऑप्शन नंबर बी पूर्वावस्था से, ऑप्शन नंबर सी मध्यावस्था से, ऑप्शन नंबर डी जाइगोटीन से। तो गुणसूत्र में जो आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन हम मध्यावस्था से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। क्या है, वायरस की विशेषता देखना है, इसमें नहीं होती है। तो डीएनए आरएनए की मौजूदगी होती है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन होता है। स्वभाव से पूरी तरह परजीवी और कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। वायरस में कोशिका भित्ति होती है, वाल, सेल वाल। कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं, सेल वाल। हैं वायरस में नहीं। 44 देखते हैं। विषाणु में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल डीएनए या तो आरएनए या तो डीएनए।
तो अभी बताया ऊपर क्वेश्चन में दोनों होता है, RNA DNA दोनों। ऑप्शन नंबर राइट आंसर 35 नंबर। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? पौधे को जो बीमारी फैलाता है उस विषाणु में क्या पाया जाता है? केवल तंतुगुच्छ वाला DNA, एकल तंतुगुच्छ वाला RNA। ऑप्शन नंबर सी दोहरे तंतुगुच्छ वाला DNA और RNA। ऑप्शन नंबर डी केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला RNA। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसमें विषाणु में क्या होता है जो पौधों को संक्रमित करता है? केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला RNA। नेक्स्ट देख लेते हैं 36 नंबर। विषाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए प्रजनन के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है। इसमें क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही है। अब बी परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं। सही है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं। नहीं, सभी विषाणु परजीवी होते हैं। हाँ, क्वेश्चन के अनुसार से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं। ये गलत है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। 37 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज की गई थी? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी HTLV, ऑप्शन नंबर TMB, ऑप्शन नंबर डी HIV। तो सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? TMB। सबसे पहले किस वायरस की खोज की गई? TMB। ऑप्शन नंबर सी। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है। ऑप्शन ए रिट्रोवायरस प्रतिरक्षा विषाणु, आर्बोवायरस, लेंटेवायरस। एड्स मानव प्रतिरक्षा विषाणु HIV के द्वारा होता है। एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए रिट्रोवायरस। किसके द्वारा होता है? एड्स रिट्रोवायरस। नेक्स्ट 39 नंबर। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी विषाणु। तो ये विषाणु से होते हैं फुट एंड माउथ रोग। किससे? विषाणु से। इबोला क्या है? एक वायरस है। बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, डी कवक। इबोला क्या है? ये वायरस है, इबोला वायरस। 41 दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम, बी स्टेफाइलोकोकस, सी लैक्टोबैसिलस, डी ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस। दूध से दही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से होता है। देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ऑप्शन ए साल्मोनेला, ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम, ऑप्शन नंबर डी स्यूडोमोनास, ऑप्शन नंबर डी ई कोली। तो ये हो गया राइजोबियम। नाइट्रोजन ही है राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, राइजोबियम को कहते हैं। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस पौधों की जड़ के साथ संयोजन होता है? ऑप्शन ए दाल, बी चावल, सी गेहूँ, डी गन्ना। तो इसका राइट आंसर दाल को प्रॉपर बोने से खेत में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण बनी रहती है। 44 फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। मृत तपोजीवी, प्रोटोपखटनी, सहजीवी, पराश्रयी। तो इसका आंसर होगा सहजीवी यानी पैरासाइटिक। फलीदार पौधों में जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु सहजीवी। 45 नंबर। अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथकृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम, बी क्लोस्ट्रीडियम, सी नाइट्रोसोमोनास, डी स्यूडोमोनास। ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। राइट आंसर ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। अनुवांशिक हेरफेर द्वारा जेनेटिक प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? स्यूडोमोनास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। प्रशीतन रेफ्रिजरेशन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। ऑप्शन ए जीवाणुओं को मारकर, ऑप्शन बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर, सी एंजाइम क्रिया नष्ट कर,
डी, खाद्य पदार्थ को बर्फ़ की परत से ढककर, देखिए प्रशीतन रेफ्रिजरेशन, जो भी हमारा फ्रिज है उसमें कैसे खाद्य परिरक्षण, खाद्य की सुरक्षा में मदद करता है कौन, फ्रीज, उसी का रेफ्रिजरेशन। जैसे जीवाणुओं को मारता है, नहीं, जीवाणुओं को नहीं मारता है। क्या करता है, बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है। जो जैविक रासायनिक अभिक्रिया है उसको कम कर देता है, इसीलिए खाद्य सुरक्षित रहता है। एंजाइम क्रिया को नष्ट करता नहीं, खाद्य पदार्थ को बर्फ करता नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं। अवायवीय स्थिति में जो भी जैविक पदार्थ की जीवाणु अपघटन होता है उसको क्या बोलते हैं, किण्वीकरण, उर्वरीकरण, संदूषण, डिकम्पोस्टिंग। तो इसका सही किण्वीनीकरण यानी फर्मेंटेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैविक पदार्थ जीवाणु अपघटन को किण्वनीकरण या फर्मेंटेशन कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है। छत्रक, ऑप्शन नंबर ए शैवाल, बी फर्न, सी कवक, डी लाइकेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक, फंगी, जिसको फंगी हो गया। 49 नंबर, सामान्य खाद्य छत्रक मशरूम, सामान्य खाद्य मशरूम क्या कहते हैं, क्या होता है, मशरूम क्या होता है। कवकीय बीजाणुओं का पूज, कवक तंतु का प्रकार, कसकरू ठसाठस भरे कवक जाल। ऑप्शन नंबर डी, अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। तो बोल रहा है सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है, सही आंसर हो जाएगा कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, सही है, ये जाल ही ऐसा होता है ना, ठीक है। 50 नंबर देख लेते हैं, यीस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है। ताप में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी द्रव्य के परिमाण में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी यीस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्योंकि यीस्ट मिलाने से गूथे हुए आटे के जब भी होता है इससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट आंसर। यीस्ट एक क्या है, ब्रायोफाइटा, कवक, शैवाल, जीवाणु। तो यीस्ट क्या है, कवक है। 52, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर। 52 ऑप्शन ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, सही है। किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, गलत। संरक्षण प्रोटोजोइक के रूप में कार्य करता है, गलत। इससे स्वादिष्ट बना देता है, गलत, खट्टा बना देता है। सही आंसर होगा किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है ब्रेड बनाने में, ठीक है। 53 नंबर, निम्न में से किसे बर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, बी अमीबा, सी ईस्ट, डी पैरामीशियम। तो ये ईस्ट को हम बर्डिंग के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। 54, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए यान फ्लेमिंग, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंग्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 50 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम प्रोसेस से, एक जीवाणु से, कवक से, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, कवक से यानी फंगी से। पेनिसिलिन दवा के काम में आता है, दर्द निवारक दवा, दर्द निवारक दवा के काम आता है पेनिसिलिन। जो किससे प्राप्त किया जाता है, फंगी। पेनिसिलिन का छोटा छोटा पौधा होता है, पेनिसिलिन का पौधा होता है, छोटा छोटा पौधा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।